हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेनवर्स पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट शोभित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई, सभी बच्चे बताएंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, रिवीजन चल रहा है अच्छे से। एनसीईआरटी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये बात पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी जो रिवीजन है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स तो बना ही रहे होगे, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, अब समझदार हो गए हैं, मेच्योर हो चुके हैं, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने जो देख रहे थे। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोगों ने एसिड तो कवर कर लिया था बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था बेस। बेस क्या होता है, बेस के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी कि बेस क्या होता है ना। बेस के बारे में जानकारी ले ली थी और टाइप्स ऑफ बेस भी नहीं समझे थे शायद, ठीक है। तो अब वही समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस, मतलब बेस किस हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं बेसिस को। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब हम लोगों को ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, मतलब बेस को किस हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, मतलब ये समझो कॉमनली। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेस जो होते हैं, जैसे एसिड थे, 2 टाइप्स के एसिड हम लोगों ने पढ़े थे, वैसे ही 2 टाइप्स के बेस भी होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के बेस भी होते हैं, एक तो हो गया स्ट्रांग बेस और दूसरा क्या हो गया, वीक बेस। दूसरा क्या हो गया, वीक बेस, ठीक है। आ जाओ स्ट्रांग बेस अब हम लोग देखते हैं और वीक बेस। देखो जैसे क्या था, जैसे ये था कि जो स्ट्रांग एसिड था वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता था किसके अंदर, H2O के अंदर डिजॉल्व हो जाता था बिल्कुल भी। तो उसी हिसाब से जो वीक बेस भी हैं, जो स्ट्रांग बेस हैं वो भी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और OH निगेटिव आयन ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बी स्ट्रांग बेस में क्या लिखेंगे, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन, completely dissolved in वाटर, ठीक है, completely dissolved in वाटर। एंड दूसरा पॉइंट होगा गिब्स मोर OH निगेटिव आयंस, गिब्स मोर OH निगेटिव आयंस। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल में हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, जैसे कौन सा लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना वाला हो गया, ठीक, इतने लिख लो। ये हो गए स्ट्रांग बेस हो गए, ठीक है। अब वीक बेस में क्या होगा, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व, यही तो हो जाएगा, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे वाटर के अंदर। दूसरा पॉइंट गिब्स लेस OH निगेटिव आयंस, लेस OH निगेटिव आयंस। इसके एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे NH4OH, NH4OH। और कौन सा, जैसे इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएंगे, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बांट सकते हैं स्ट्रांग बेस और वीक बेस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा स्ट्रांग बेस होगा और कौन सा वीक बेस होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे डिजॉल्व कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस, स्ट्रांग बेस और वीक बेस। स्ट्रांग बेस मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर, गिव्स मोर OH निगेटिव आयंस, ठीक है, OH निगेटिव आयन ज़्यादा देंगे, एग्जाम्पल NaOH, KOH। और जो वीक बेस होगा वो नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। और दूसरा गिव्स लेस OH निगेटिव आयंस, और कम लेस OH निगेटिव आयन देते हैं, एग्जाम्पल NH4OH, MgOH का होल्ड वाइज। तो ये हो गया एक
स्ट्रांग बेस और वीक बेस, ठीक है। अब हम लोग वही देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा था मोनोप्रोटिक एसिड देखा था, अब हम लोग वही देख रहे हैं मोनो एसिडिक बेस भी देखते हैं कि वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुरंत ही जल्दी 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 नोट करते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एसिडिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बेस को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिटी के अकॉर्डिंग बेस को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेस, अब हम लोग बेस को देखते हैं कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड तो हम कई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 ही लिखेंगे, 3 ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो बाद में एक फोर्थ जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पॉलीप्रोटिक एसिड हो जाएगा। पॉलीप्रोटिक में हम लोग उसे कर सकते हैं। तो पहला होगा मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, और इसे हम लोग कहेंगे मोनोप्रोटिक। इसे क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक बेस, मोनोप्रोटिक बेस, क्या कहेंगे इसे, मोनोप्रोटिक बेस, ठीक है। दूसरा डाई एसिडिक बेस हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। दूसरा कौन सा होगा, डाई एसिडिक बेस। और तीसरा हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस। कौन सा, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। ये मोनोप्रोटिक हो गया, डाईप्रोटिक हो जाएगा और ये ट्राईप्रोटिक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं मोनो एसिडिक बेस का मतलब क्या हुआ, ये केवल और केवल एक देता है OH निगेटिव आयंस। कितना देगा, प्रोड्यूस ओनली 1 OH निगेटिव आयन, OH निगेटिव आयन केवल एक देगा। और ये प्रोड्यूस 2 OH निगेटिव आयंस, 2 OH निगेटिव आयंस। और ये क्या हो जाएगा, 3 OH निगेटिव आयंस, प्रोड्यूस 3 OH निगेटिव आयंस, ठीक है। मतलब मोनो एसिडिक जो बेस होगा वो 2 देगा, क्या, वो मोनो जो एसिडिक बेस होगा वो 1 देगा OH निगेटिव आयन, और जो डाई एसिडिक बेस होगा वो देगा 2 OH निगेटिव आयन, और जो ट्राई एसिडिक बेस होगा वो देगा 3 OH निगेटिव आयन। इससे ज़्यादा कोई अगर देता है तो वो हो जाएगा पॉलीप्रोटिक या पॉली एसिडिक बेस हो जाएगा, पॉली एसिडिक बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मेन चीज़ होती है एग्जाम्पल। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन SSC या रेलवे जैसे एग्जाम में बन जाते हैं। मोस्टली ज़्यादा जब डीप पूछते हैं, SSC में तो कम डीप ही पूछते हैं, बे साइंस जब पूछते हैं ज़्यादा जो होती है डीप वो होती है एक तो NDA में और दूसरे रेलवे के एग्ज़ामों में, वहाँ बहुत अच्छी पूछते हैं साइंस। तो वहाँ के लिए हम लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है तो ये सब जानकारी लेनी है। एकेडमिक बेस पे इसकी कोई जानकारी, मतलब कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया। अभी लिखा था केवल एक ही देगा NH4OH। तो ये सभी कैसे हो गए, ये सभी हो गए हैं मोनो एसिडिक बेस जो केवल एक ही देते हैं, केवल एक ही देते हैं OH निगेटिव आयन। जो 2 होंगे तो वो देंगे 2 डाई एसिडिक बेस जो होगा वो 2 देगा, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो 2 हो गए, ऐसे MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या है, ये 2 देंगे, 2 OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, 2 देंगे। ऐसे Ba और भी लिख सकते हो, BaOH का होल ट्वाइस जिसमें OH लगा हो। इसमें आ जाओ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे ट्राई वाले के, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, और दूसरा बन जाएगा आयरन का FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि मोनो एसिडिक बेस का मतलब ये होता है कि मोनो एसिडिक बेस का मतलब ये होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही OH निगेटिव आयन दे, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन दे।
तो वो क्या होगा, मोनो एसिडिक बेस होगा। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए NaOH। अब NaOH को जब ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव बनाएगा, सिर्फ एक ही उसके अंदर आएगा। ऐसे KOH हो गया, NH4OH हो गया, तो ये सभी मोनो एसिडिक बेस हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही OH निगेटिव आयन होगा। ऐसे डाई एसिडिक बेस में क्या होता है, इसके अंदर दो होंगे, दो OH निगेटिव आयन देगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे दो देगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसे ट्राई एसिडिक बेस में क्या होगा, तीन OH निगेटिव आयन देगा। कितने, तीन OH निगेटिव आयन देगा। इसका एग्जाम्पल होगा AlOH का होल थ्राइज और FeOH का होल थ्राइज। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल हो गए। डाई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल हो गए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये डाई बेसिडिक हो गए, इनके अंदर दो होंगे और मोनोप्रोटिक के अंदर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेस, आज हम लोग बेस ख़त्म करते हैं कि बेस के बारे में जानकारी लेकर और इसे ख़त्म करते हैं। फिर बचेगा केवल साल्ट हम लोगों का, और साल्ट अच्छे से पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। टाइप बहुत ज़रूरी होते हैं साल्ट के, कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, कौन सा मिक्स्ड साल्ट होगा, कौन सा सिंगल साल्ट होगा, कौन सा एसिडिक साल्ट होगा, कौन सा बेसिक साल्ट होगा, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है, फिर आगे लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया को नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बनाना, बिना नोट्स के रिवीजन करते समय बहुत दिक्कत आती है। बार बार क्लास नहीं देख सकते हो आप, क्लास देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार क्लास देखो, एक बार नोट्स बना लो, दो बार बस क्लास देख के। पहली बार क्लास देखते टाइम पे नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। जैसे अभी क्लास चल रही है, अभी आप नोट्स ना बनाएं, अभी केवल समझें, फिर जब दोबारा देखें तब वहाँ पे स्पीड बढ़ा के देखें दोबारा और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, दोबारा में अपना जब दोबारा क्लास देखें तब वहाँ पे नोट्स बनाते जाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट एसिड हैव कॉमन, ऐसे ही व्हाट ऑल बेस हैव कॉमन, व्हाट ऑलवेज हैव कॉमन कि कॉमन क्या होता है, सभी बेसों में कॉमन क्या होता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि सभी बेस में कॉमन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेस के एग्जाम्पल देखे हैं उन सभी में एक चीज़ हम लोगों ने कॉमन देखी है, ऑल बेसेस हैव OH निगेटिव आयन। OH निगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। ऑल बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन, समझे। जितने भी बेस हैं उन सभी के पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा इन कॉमन। कॉमन में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन सभी के पास होगा, सभी के पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा, मतलब OH निगेटिव आयन सभी के पास होगा। ठीक है, जितने भी बेस हैं सभी बेसों के पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा, OH निगेटिव आयन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ the aqueous solution of bases conduct electricity। ठीक है, मतलब जितने भी बेस हैं उनके बेसों के एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दीज आयंस, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इतना समझ आ गया, यहाँ तक समझ आया। तो जितने भी बेस हैं उन सभी बेसिस के पास कॉमन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन में होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, बेसों का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट के कारण ही उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग यूजेस देखते हैं, यूजेज ऑफ बेसिस। दो चार यूज देखते हैं अलग अलग, जैसे NaOH का क्या यूज होता है, KOH का क्या यूज होता है, इन सभी के बारे में हम लोग अब जानकारी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकते हैं। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका क्या यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ बेसिस। क्या देखेंगे,
यूजेज ऑफ बेसेस, बेसों के यूज क्या हैं, अब हम लोग उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यूजेज ऑफ बेसेस क्या हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे किसका, NaOH का। पहला किसका देखेंगे, NaOH। पहले तो इसका नाम क्या होता है, सभी लोग लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो इसका नाम हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यूज्ड इन, पहला यूज इसका, यूज्ड इन मेकिंग सॉप्स, यूज्ड इन मेकिंग सॉप मतलब साबुन, यूज्ड इन मेकिंग सॉप, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल होता है इन पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री यहाँ भी यूज करते हैं इसका, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और तीसरा इस्तेमाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, जिसका नाम क्या है, रेयॉन। क्या नाम है, रेयॉन जो कि एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर भी है, उसे बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, NaOH का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। NaOH का इस्तेमाल होता है, नोट करो इतना। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। इसके 3 यूज हमने देखे हैं। पहला यूज है जो मेकिंग सॉप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज होता है कि ये टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। तीसरा इसका यूज होता है मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, रेयान जैसे फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इन्हें बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, NaOH का इस्तेमाल करते हैं। किसका, NaOH का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इतना नोट करो। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते रहो और अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब हम इसे रफ करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा देखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। दूसरा पॉइंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सभी लोग लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पहला इस्तेमाल इसका करते हैं हम लोग, पहला यूज इसका होगा यूज्ड इन एंटासिड टैबलेट्स या ड्रग्स। एंटासिड ड्रग्स बनाने में, एंटासिड का मतलब क्या होता है, एंटासिड का मतलब होता है जैसे लाइक इनो, जैसे इनो आता है, इनो, डाइजीन का तो नाम सुना होगा, इनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एंटासिड का मतलब होता है जो एसिड को ख़त्म करती हो, एसिड को ख़त्म करती हो, वो ही क्या होगा, एंटासिड। मतलब समझो हम लोगों का पेट होता है, ठीक, स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर मिलती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में जठर ग्रंथियाँ। उनसे बनता है, हम लोगों के स्टमक के अंदर हमेशा होता है HCl एसिड। कौन सा, HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे शरीर में होता है, हर टाइम पे बनता है, उन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सेल्स के द्वारा बनता है, ठीक है। अब वो HCl एसिड बनता है, उसका काम ये होता है कि बैक्टीरिया जो पहुंच जाते हैं खाने, जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके द्वारा जो बैक्टीरिया पहुंचते हैं उन्हें मारना, पहला काम। और दूसरा काम होता है हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा एंजाइम बनते हैं, तो उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उन्हें चालू करता है, मतलब HCl एसिड।
HCl एसिड क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को चालू करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जब कभी मान लो हम लोगों ने बहुत खाना खा लिया, जैसे ऑयली खाना खा लिया, किसी शादी बारात में गए, शादी बारात में गए, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने जैसे पनीर खा लिया, पनीर खाने के अलावा बहुत सारी कचौड़ी खा ली, पनीर खाया, कचौड़ी खा ली, इसके अलावा वहाँ पे मिल रहा था समोसे मिल रहे थे, हम लोगों ने समोसे भी खा लिए, इसके अलावा मतलब कई एक चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें खा ली, समोसे खा लिए, पकौड़ी खा ली, इसके अलावा और क्या खा लिया, और मतलब पनीर के साथ मशरूम की सब्ज़ी खा ली, मशरूम के मिक्स वेज खा ली, बहुत सारी चीज़ें खा ली। अब हम लोग घर आते हैं, हम लोगों का स्टमक हो जाता है बेकार, बास पाने लगती है, वोमिटिंग जैसी महसूस होने लगती है, वोमिटिंग ऐसी लगेगी, वोमिटिंग आएगी। अभी हम लोगों को लगता है ना ऐसा कभी कभी, पेट में गैस ऐसी बनने, बोलते हैं गैस बन गई, पेट के अंदर गैस बन गई, तब हम लोग पीते हैं इनो का, इनो पीते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है एक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक बेस है। और पेट के अंदर कौन सा, स्टमक में कौन सा एसिड था, HCl एसिड था, ठीक है। अब इसके स्टमक में कौन सा एसिड है, स्टमक के अंदर है हमारे HCl एसिड, और हमने बाहर से क्या ले लिया, इनो के द्वारा ले लिया, इनो में है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। अब एक बेस है और एक एसिड है, एक बेस है और एक एसिड है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि साल्ट बनेगा, और इसके अलावा बन जाएगा वाटर, H2O बन जाएगा। अब H2O बन गया और साल्ट बन गया, ठीक है। तो जो एसिड था वो क्या होगा, वो हो गया ख़त्म। अब एसिड कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों रिएक्शन की, भाई स्टमक के अंदर HCl एसिड ज़्यादा बन गया, हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली तो एसिड बन गया ज़्यादा, फिर हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जो कि इनो के द्वारा हमने लिया, दोनों को जब लिया तो बन गया साल्ट, बन गया साल्ट मतलब नमक बन गया और जल बन गया। अब क्या हुआ, जब साल्ट बन गया तो HCl एसिड जो था वो हो गया ख़त्म, वो उतना ही रह गया जितना उसे ज़रूरत थी, उसके अंदर ज़रूरत थी उतना ही बच गया। उतना ही जब बच गया तो जो ज़्यादा एसिड बना था वो साल्ट में कन्वर्ट हो गया। जब साल्ट में वो कन्वर्ट हो गया तो हमारे जो स्टमक था उसके अंदर का एसिड जो था, HCl एसिड जो था वो हो गया ख़त्म। अब जब HCl एसिड ख़त्म हो गया तो मतलब जो गैस बनी थी, जिसे हम लोग हिंदी में गैस बनना बोलते हैं, या एसिडिटी जो हुई थी जिसे इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं, तो एसिडिटी हो गई ख़त्म। अब जब एसिडिटी ख़त्म हो गई तो हमें अच्छा लगने लगा, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी नहीं आ रही है, अब वो सही हो गया पेट। तो एज ए एंटी एसिड कौन सा एसिड बेस यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यूज होता है। कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हम लोगों के जो एंटी एसिड मतलब जो ऐसी टैबलेट्स होती हैं, जो कौन सी टैबलेट होती हैं, एंटी एसिड एक ऐसी टैबलेट होती हैं जो क्या करती हैं, जो इंडाइजेशन 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 एंड इरिटेशन को सही करती हैं। क्या, इरिटेशन को क्योर करती हैं, ठीक है, क्योर्स, ठीक है। इंडाइजेशन को जो क्योर करती हैं वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। इसे नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जल्दी नोट किया है, फटाफट इसे नोट करो, फिर हम लोग तीसरे बेस की तरफ बढ़ते हैं और उसे देखते हैं कि तीसरा बेस कौन सा लेते हैं। तीसरा बेस हम लोग लेंगे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। 2 बेस हम लोगों ने देख लिए हैं, तीसरा और देखते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में। अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। पॉइंट कौन सा होगा, 3, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। इसका देखो इस्तेमाल, पहले तो इसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तो कहते ही कहते हैं, इसके अलावा बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, मतलब हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर लिख लो या मेकिंग लिख लो, इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऑफ ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर, और इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के अलावा दूसरा, इन वाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग्स, इन वाइट वॉशिंग इन वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स हाउसेस। ठीक है, बिल्डिंग्स और हाउसेज जैसी इन चीज़ों के लिए वाइट वॉशिंग करने में। अब समझो, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, और इसका इस्तेमाल जैसे हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं ना हम लोग, तो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो धीरे धीरे, मतलब जब ज़्यादा लोग उसमें नहाने जाते हैं, जब नहाने जाते हैं तो अपनी जो गंदगी इम्प्योरिटी जो छोड़ते हैं उसमें, तो पानी हो जाता है अशुद्ध। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पानी, जैसे स्विमिंग पूल का जो पानी ख़राब हुआ है, जो अशुद्धियाँ आई हैं, उसे दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को, जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल हो गया, पॉन्ड हो गया, जो गांव में तालाब होते हैं, तालाबों में जैसे डाल देते हैं इसे, ये क्या करता है, वो जो अशुद्धियाँ होती है, जो गंदगी होती है, उन्हें ख़त्म कर देता है। क्लोरीन गैस का काम ही होता है, बैक्टीरिया जैसे होते हैं इन्हें मार देती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन द क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल पॉन्ड्स। लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज हम लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, इन द क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल्स। किसमें इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल जैसे कि इनके इस्तेमाल इसमें यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, और वाइट वॉशिंग का मतलब होता है सफ़ेदी करना। जैसे हम लोग सफ़ेद पेंट करते हैं, वो पेंट हम लोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पेंट की हमने। ये बुधा चूना जो होता है, स्लेट लाइम होता है, इसकी पेंट की। ये होता ये है कि वो जैसे आज पेंट की तो वो आज इतनी अच्छी नहीं लगती है, वाइट पेंट की तो वो आज ये महसूस नहीं होगी कि आज से ही महसूस होने लगेगी वाइट पेंट हुई है, बहुत कम लगेगा। जैसे 2-4 दिनों के बाद जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे रिएक्शन करता है 3-4-5 दिनों के बाद, और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक ऐसा होता है वाइट कलर का होता है, इसे हम लोग मार्बल बोलते हैं, संगमरमर इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्बल बोलते हैं। और ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है 3-4-5 दिनों के बाद, तब घर जो होता है वो ज़्यादा वाइट लगता है, बहुत एकदम सफ़ेदी आ जाती है मकान में, बहुत अच्छा लगने लगता है, ज़्यादा कलर डार्क दिखता है कि हाँ अब वाइट वॉशिंग हुई है यहाँ पे। तो वाइट वॉशिंग करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 3 देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत ही। उम्मीद है नोट कर लिया होगा शायद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर का देखते हैं कौन सा एसिड, अब हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आ जाओ, उसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं। इतना समझ आया, जो कैल्शियम, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, इसका इस्तेमाल हम लोग स्विमिंग पूल या पॉन्ड्स की सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर का NaHCO3। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। NaHCO3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaHCO3 को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। और ये कहाँ यूज होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं घरों में खाना बनाते समय। कहाँ करते हैं, घरों में खाना बनाते समय। कहाँ करते हैं, घरों में खाना बनाते समय। या हम लोग वो क्या खाने जाते हैं, जो छोला भटूरा खाने जाते हैं ना, भटूरे खाने जाते हैं, वो फूल जाते हैं। क्या होते हैं, फूल जाते हैं। या जो रोटी होती है, रोटी जो फूलती नहीं है वो फूल जाती है। आखिर क्यों, इसका रीज़न क्या है, हम जो रोटी या जो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेड है या भटूरा है, इसे बनाते समय जो उसका जो फ्लोर यूज करते हैं, जो उसे लेते हैं, जो बनाते हैं, उसी में इसे थोड़ा डाल दिया जाता है NaHCO3 को। इसे डाल दिया गया, यहाँ से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, भटूरे को फुला देती है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल के इतना हो जाता है, या रोटी जो घरों में मम्मी बनाती है वो फूल जाती है। तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, NaHCO3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूज्ड इन कुकिंग फूड, पहला इस्तेमाल यूज्ड इन कुकिंग फूड, यूज्ड इन कुकिंग फूड, फूड खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय इसका इस्तेमाल होता है। और जो रोटी फूल जाती है या जो भटूरा फूल जाता है वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस के कारण। किसके, CO2 गैस जो होती है, इसके कारण जो भटूरा होता है, भटूरे को क्या लिखेंगे, भटूरा ही लिख देते हैं, भटूरा। और जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, वो क्या हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो CO2 गैस के कारण, जो कि इससे बनती है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, पहला तो इसका इस्तेमाल हम लोगों ने समझ लिया कहाँ होता है, NaHCO3 का इस्तेमाल होता है कुकिंग फूड में। दूसरा यूज्ड इन फायर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कहाँ, फायर एक्सटिंग्विशर। देखा होगा आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, इससे कोई लाइब्रेरी जाता होगा या कॉलेज में सिलेंडर के इतने बड़े सिलेंडर रखे होंगे रेड कलर के, उसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाले, उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है, NaHCO3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। और तीसरा इस्तेमाल यूज्ड एज एन एंटासिड, यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड किसके इस्तेमाल के लिए, एंटासिड के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है मम्मी लोग, कभी देखा हो शायद, देखा क्या होगा, ये तो नॉर्मल होता ही है कि कभी गैस जैसे बन जाती है, कभी पेट खराब होने लग गया, स्टमक हमारा खराब होने लग जाता है, तब मम्मी कहती है सोडा खा लो, सोडा रखा होगा उसे थोड़ा खा जाओ तो सही हो जाएगा। ये वही सोडा होता है, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, ये वही सोडा होता है। इसे अगर खा लोगे तो पेट जो स्टमक जो था हमारा ख़राब हुआ था, जिसके अंदर एसिडिटी आ गई थी, एसिडिटी मतलब गैस बनने लगी थी, तो वो सही हो जाती है NaCO3 के इस्तेमाल से। तो एंटासिड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 इस्तेमाल, यूज इन कुकिंग फूड, खाना बनाते समय क्या होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो रोटी है या जो भटूरा है उन्हें फुला देगा। फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा इस्तेमाल होता है यूज्ड एज एन एंटासिड, यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, इतना नोट किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं Na2CO3। क्या बोलते हैं उसे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और जिसे हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाशिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा नंबर का है, नंबर भूल गया हूँ, शायद 5th होगा, Na2CO3, Na2CO3। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूज्ड इन टू रिमूव, यूज्ड इन टू रिमूव, to remove the hardness of water, the hardness of water। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब समझो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब जैसे इसका नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक पानी लो, नल से पानी ले लिया, हम लोगों ने कपड़े धुलने जाने हैं, हम लोगों ने मोटर चलाया और पानी ले लिया, उससे ले लिया। एक पानी हम लेके आए, समुद्र का पानी लेके आए। ठीक है, एक हम लोग समुद्र का पानी लेके आए, एक हमने ले लिया पानी, समर चलाया, समर से पानी भर लिया। 2 पानी ले लिए, दोनों अलग अलग ले लिए, एक बाल्टी में, दूसरा एक बाल्टी में। अब दोनों के अंदर हम लोग डिटर्जेंट यूज करेंगे, निरमा डालेंगे दोनों के अंदर। डिटर्जेंट यूज किया, पहले किस में डाला, दोनों में एक साथ ही डाल दिया। एक तरफ है समर का पानी, मोटर चला के भर लिया, और दूसरी तरफ है समुद्र का पानी, सी वाटर है। अब ये देखना, जो
समर का पानी था उसके अंदर झाग ज़्यादा बनेगा, फॉग ज़्यादा बनेगा उसके अंदर, जब उसे मिलाएंगे उसके अंदर ज़्यादा फॉग बनेगा। लेकिन जो समुद्र का पानी होगा उसके अंदर फॉग बहुत कम बनेगा या बनेगा ही नहीं, या तो बहुत कम बनेगा अगर बनेगा, या बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो और इसमें जब जो मोटर का पानी था इसमें जब हम कपड़े डालेंगे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, लेकिन जब समुद्र के पानी में, सी वाटर में हम लोग कपड़े डालेंगे तो वो साफ़ ही नहीं होंगे। तो क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब ऐसा वाटर जो साबुन के साथ, सॉप के साथ या डिटर्जेंट के साथ झाग ना बनाए, फॉग ना बनाए। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर होती हैं अशुद्धियाँ। किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कार्बोनेट सल्फाइड आयंस की उसके अंदर होती हैं अशुद्धियाँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फाइड, इनकी होती हैं उसके अंदर अशुद्धियाँ। तभी वो पानी जो है वो झाग नहीं बनाता है, और जब झाग बनाएगा नहीं तो कपड़े साफ़ होंगे नहीं। तो उसी को दूर करने के लिए ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फाइड और जो आयंस की, कार्बोनेट आयंस की जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? Na2CO3 का। किसका? Na2CO3, जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा बेस भी पढ़ लिया है, जितना हम लोगों को यहाँ एकेडमिक में पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा ही पढ़ा है, और एक विस्तृत जानकारी पूरी फुल डिटेल के साथ हम लोगों ने बेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का बचा है सिर्फ क्या इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बचा है? एक तो पीएच स्केल पढ़ाना है, दूसरा साल्ट पढ़ाना है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 3 चीज़ें अब हम लोगों की बची हैं पढ़ाने को, पीएच स्केल, साल्ट और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो अगले वीक मतलब 4 लेक्चर और होंगे मैक्सिमम। 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का पूरा चैप्टर। सेकेंड चैप्टर भी 4 और लेक्चर होंगे मैक्सिमम, 4 ही लेक्चर होंगे, 4 या 5, और ये हमारा बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी फुल डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से करना, और अगली क्लास का कल मिलेगी आप लोगों को अगली क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।